हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये पॉलिसी 29 जुलाई 2020 को अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुई है और इस वीडियो में हम यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से एक डिटेल्ड एनालिसिस देखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। दोस्तों, ये वीडियो पीआईबी के आर्टिकल पर बेस्ड है, तो दोस्तों आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि कोई भी पॉइंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड मिस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं कि इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर जाकर के आप इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पॉलिसी में मेजर हाइलाइट्स स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन को लेकर के है, तो हम इस स्कूल एजुकेशन से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, न्यू पॉलिसी का एम जो है वो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को लेकर के है, फ्रॉम प्री स्कूलिंग टू सेकेंडरी लेवल विद 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो इन स्कूल एजुकेशन बाय 2030। तो आपको ऐसे पॉइंट्स प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अच्छे से ध्यान होने चाहिए। इवन दोस्तों मेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग में ये काफी अच्छे से एनरिचमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस एजुकेशन पॉलिसी में का एम जो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है। यूनिवर्सल होलिस्टिक एजुकेशन अप्रोच पर ध्यान दिया गया है, जो कि प्री स्कूलिंग से लेकर के सेकेंडरी एजुकेशन के लेवल तक रहेगी। और यहाँ पे 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो पर ध्यान दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विल ब्रिंग 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस बैक इनटू द मेन स्ट्रीम थ्रू ओपन स्कूलिंग सिस्टम। अब जो 2 करोड़ स्टूडेंट्स होंगे उनको ओपन स्कूलिंग के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, इसका भी प्रोविजन किया गया है इसमें। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्या है, द करंट 10+2 सिस्टम to be replaced by a new 5+3+3+4 curriculum structure corresponding to ages 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14 and 14 to 18 years respectively। मतलब 3 साल की उम्र से लेकर के 18 साल की उम्र तक 5+3+3+4 करिकुलम स्ट्रक्चर के थ्रू अब एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाएगा, और जो प्रीवियस 10+2 सिस्टम था उसको अब एंड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में अभी मैं आगे बताता हूं कि 5+3+3+4 स्ट्रक्चर किस तरह से वर्क करेगा। तो आप यहाँ पे एज स्ट्रक्चर भी देख सकते हो कि जो ये फर्स्ट 5 इयर्स होंगे एजुकेशन के, जो फर्स्ट 5 इयर्स होंगे एजुकेशन के, उन्हें 3 से 8 साल की उम्र के बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज होगा उसमें 8 से 11 साल की उम्र के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट फेज में जो है नेक्स्ट 3 क्लासेस में 11 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन का प्रोविजन होगा, और लास्ट जो 4 क्लासेस होगी मतलब 9th से लेकर के 12th क्लास तक, उसमें 14 to 18 ईयर्स के बच्चों को एजुकेशन का प्रोविजन होगा। अब आप यहाँ पे देखो, जो ये फर्स्ट 5 इयर्स होंगे एजुकेशन के, उसमें से 5 को हम इस तरह से डिवाइड कर देते हैं 3+2। तो दोस्तों ये 3+2 में जो है ये फर्स्ट 3 क्लासेस प्री स्कूलिंग एजुकेशन होगी, और जो ये लास्ट 2 होंगी इसमें ये फर्स्ट और सेकंड क्लास में बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हो नेक्स्ट 3rd से लेकर के 5th क्लास तक का फेज होगा, और फिर 6th से लेकर के 8th क्लास तक का फेज होगा। उसके बाद 9th से लेकर के 12th क्लास तक का फेज होगा। हर फेज की कुछ अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, और उसमें कुछ अलग अलग करिकुलम एक्टिविटीज होगी, उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि ये एक होलिस्टिक एजुकेशन पे बेस्ड सिस्टम बनाया गया है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो दोस्तों जो खास बात यहाँ पे है वो ये है कि दिस विल ब्रिंग the hitherto uncovered age group of 3 to 6 year under school curriculum, which has been recognized globally as the crucial stage for the development of mental faculties of a children। ठीक है, तो इसमें जो 3 से 6 साल की उम्र के बच्चे होते हैं, जो कि उनकी लाइफ की एक क्रूशियल स्टेज होती है, तो उसमें एजुकेशन को किस तरह से प्रोवाइड किया जाए
उसके लिए इस बार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्पेशल मेजर लिया गया है। इसको अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के अंडर में लिया गया है, तो उसके बारे में भी हम अभी आगे देखेंगे। तो दोस्तों, न्यू सिस्टम विल हैव 12 years ऑफ स्कूलिंग विद 3 years ऑफ आंगनवाड़ी और प्री स्कूलिंग। तो उसमें जो है आंगनवाड़ी स्कूल्स में एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। जो फर्स्ट 3 years की एजुकेशन होगी, जो मैंने 5 में बताया ना, फर्स्ट 5 में 3 साल तो प्री स्कूलिंग के होंगे और उसके बाद 2 साल जो है फर्स्ट और सेकंड क्लास होगी, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। NCERT विल डेवलप अ नेशनल करिकुलर एंड पेडालॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो इस बार दोस्तों काफी फोकस किया गया है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के ऊपर। तो इसमें जो है कुछ करिकुलर एक्टिविटीज और पेडालॉजिकल फ्रेमवर्क में भी चेंजेस आए। तो ये चेंजेस कौन लेकर के आएगा? तो एनसीईआरटी को ये ड्यूटी दी गई है इस तरीके के पॉलिसी मेजर्स लेने की, ठीक है। तो फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8, ठीक है, तो जो 8 साल के बच्चों तक की जो एजुकेशन होगी उसके लिए एनसीईआरटी को स्पेशली बोला गया है यहाँ पे कुछ स्पेशल फ्रेमवर्क बनाने के लिए। ईसीसी का क्या मतलब है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन will be delivered through a significantly expanded and strengthened system of institutions including Anganwadis and preschools that will have teachers and Anganwadi workers trained in the ECC pedagogy and curriculum। तो जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और जो भी प्री स्कूलिंग से रिलेटेड स्कूल्स होंगे उसमें टीचर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी यहाँ पे 8 साल तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने से रिलेटेड, ठीक है। तो द प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ ईसीसी विल बी कैरिड आउट जॉइंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ट्राइबल अफेयर्स। अब ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना कि यहाँ पे इन 4 मिनिस्ट्री के कोऑर्डिनेशन से जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है उसको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसमें ये जो 4 मिनिस्ट्रीज हैं उनका आप अच्छे से ध्यान रखना कि एचआरडी मिनिस्ट्री है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के सहयोग से अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो भी प्लानिंग होगी और इंप्लीमेंटेशन होगा वो किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अटेनिंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, तो इसको भी टारगेट किया गया है। हर एक पर्सन फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी मतलब जो बेसिक शिक्षा होती है वो उसको हासिल करे। जो लिटरेसी होती है बेसिक लिटरेसी और न्यूमेरेसी मतलब जो गणित होती है, जो मैथमेटिक्स होती है, उसके नंबरों से रिलेटेड बेसिक जानकारी हर व्यक्ति को हो, इस पर ध्यान रहेगा गवर्नमेंट का। तो उसको एज अ पॉलिसी मेजर यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो इसमें क्या होगा कि रिकॉग्नाइजिंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी एज एन अर्जेंट एंड नेसेसरी प्रीरिक्विजिट टू लर्निंग, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कॉल्स फॉर सेटिंग अप ऑफ अ नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी बाय एमएचआरडी। तो ये एक मिशन भी लॉन्च किया जाएगा, नेशनल मिशन फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, क्योंकि हर इंसान को बेसिक एक एजुकेशन मिले और वो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी मतलब जो गणित होती है उसके नॉर्मल गणित आनी चाहिए हर इंसान को और साधारण तौर पर इंसान पढ़ लिख सके। तो लिटरेसी से संबंधित प्रोविजंस को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। स्टेट्स विल प्रिपेयर एन इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर अटेनिंग यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी इन ऑल प्राइमरी स्कूल्स फॉर ऑल लर्नर्स बाय ग्रेड 3 बाय 2025। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स को भी एक जिम्मेदारी दी जाएगी जिसमें स्टेट्स विल प्रिपेयर एन इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर अटेनिंग यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी इन ऑल प्राइमरी स्कूल्स। जितने भी हर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में प्राइमरी स्कूल्स आते हैं उनमें फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी कैसे प्रोवाइड की जाए इससे रिलेटेड प्लान जो है स्टेट गवर्नमेंट्स प्रिपेयर करेगी। और उसको जो ग्रेड 3 है, जो आपको शुरू में 5 बताया था, 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर में जो 5 में फर्स्ट 3 प्री स्कूलिंग के फेज होते हैं उसमें ग्रेड 3 तक के लिए 2025 तक का प्लान बना करके स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सबमिट किया जाएगा
इसके अलावा अ नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी इज टू बी फॉर्मुलेटेड, एक नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी भी बनाई जाएगी जो कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को अटेन करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा स्कूल एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए और क्या क्या स्टेप्स ली जा रही हैं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखते हैं। तो एम्फेसिस ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है, जिसके बारे में मैंने अभी पहले ही बता दिया आपको। नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन एकेडमिक स्ट्रीम्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एंड वोकेशनल स्ट्रीम्स इन स्कूल, वोकेशनल एजुकेशन टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6th विद इंटर्नशिप। तो आपको ये बहुत खास बात है जिसको ध्यान रखना है कि जो वोकेशनल एजुकेशन होती है जो कि स्किलिंग से रिलेटेड होती है, स्टूडेंट की स्किलिंग भी की जाएगी अब साथ ही साथ, जो कि क्लास 6th से ही स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि आपको पता होगा कि पहले तो ऐसा नहीं होता था कि वोकेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट थी, बट इस एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल एजुकेशन को भी एक स्पेशल स्थान दिया गया है। और इसके अलावा दोस्तों ये खास बात रहेगी कि अब कोई जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है और वोकेशनल स्ट्रीम्स है, इन पे विशेष तौर पर स्कूल एजुकेशन में ध्यान दिया जाएगा। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अ न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2020-21 विल बी डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी। तो जो एनसीईआरटी है, जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन को प्रिपेयर करेगी, जो कि उनकी जिसमें इन तीनों एक्टिविटीज का असिमिलेशन होगा। मतलब अब वोकेशनल एजुकेशन को किस तरह से नॉर्मल एजुकेशन के साथ में एड ऑन किया जा सके और करिकुलम एक्टिविटीज को भी जनरल एजुकेशन में इन्वॉल्व किया जा सके। तो इसको लेकर के अब एनसीईआरटी एक पूरा ब्राउचर के लो वो तैयार करेगी जो कि नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन के फॉर्म में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 टू बी इन मदर टंग नेशनल लैंग्वेज, नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टूडेंट। तो दोस्तों जो खास बात है यहाँ पे वो ग्रेड 5 तक रीजनल लैंग्वेज में ही एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी और कोई भी दूसरी लैंग्वेज स्टूडेंट के ऊपर इम्पोज नहीं की जाएगी। यहाँ पे एक असेसमेंट रिफॉर्म भी होगा, तो उसमें किस तरीके का असेसमेंट होगा, तो असेसमेंट रिफॉर्म विथ 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ट्रैकिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस फॉर अचीविंग लर्निंग आउटकम। तो स्टूडेंट्स का लर्निंग आउटकम को जानने के लिए एक असेसमेंट होगा जिसमें उनकी होलिस्टिक प्रोग्रेस को चेक किया जाएगा। तो होलिस्टिक प्रोग्रेस का क्या मतलब आ रहा है? होलिस्टिक प्रोग्रेस से मतलब यह है कि उनकी जो करिकुलम एक्टिविटीज में वो कैसी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, या वोकेशनल जो एजुकेशन उनको दी जाएगी उसमें कैसी उनकी स्किल्स है। इसके अलावा जो जनरल एजुकेशन है, तो इन सबको मिलाकर के जो कहा जा रहा है वो होलिस्टिक एजुकेशन कहा जा रहा है, और वही और उसी से रिलेटेड होलिस्टिक प्रोग्रेस चेक की जाएगी हर एक स्टूडेंट की। ठीक है, तो इसके अलावा क्या होगा, अ न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन विल बी फॉर्मुलेटेड बाय द एनसीटीई इन कंसल्टेशन विद एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी से कंसल्ट करके जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बनाएगी। उसमें यह होगा बाय 2030 द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी अ 4-year इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। तो दोस्तों सन 2030 से ये चीज पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट कर दी जाएगी कि कम से कम एक मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और वो 4 साल की का बीएड कोर्स होना चाहिए अगर किसी को टीचर बनना है। तो ये बहुत मस्ट चीज होगी, तो आपको ये ध्यान रखना है अच्छे से। ये एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस के पर्सपेक्टिव से हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो एक असेसमेंट रिफॉर्म होगा यहाँ पे, तो असेसमेंट रिफॉर्म में क्या क्या होने वाला है वो देखते हैं अपन। तो यहाँ पे बताया गया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनविसेजेस अ शिफ्ट फ्रॉम समेटिव असेसमेंट टू रेगुलर एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो अब जो आपको ध्यान होगा, पहले साल में एक बार ही असेसमेंट होता था, तो उसी बात को बोल रहा है कि समेटिव असेसमेंट, जो एक बार असेसमेंट होता था उसकी बजाय अब एक रेगुलर और फॉर्मेटिव
असेसमेंट होगा, मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में रेगुलर असेसमेंट किया जाएगा हर एक स्टूडेंट का। सो विच इज मोर कंपिटेंसी बेस्ड, प्रमोट्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट एंड टेस्ट हायर ऑर्डर स्किल्स सच एज एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो अब इस असेसमेंट में स्टूडेंट के एनालिटिकल, क्रिटिकल और कंसेप्चुअल थिंकिंग को चेक किया जाएगा कि वो कितना कुछ सीखा है वो अपनी एजुकेशन में। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जो नॉर्मल जनरल एजुकेशन चलती है उसी के बारे में, बट करिकुलम एक्टिविटीज में वो कैसा है, इसके अलावा उसकी जो वोकेशनल स्किल्स है उसमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, इस पे भी गौर किया जाएगा इस असेसमेंट रिफॉर्म में। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं ऑल स्टूडेंट्स विल टेक स्कूल एग्जामिनेशन इन ग्रेड 3, 5 and 8 विच विल बी कंडक्टेड बाई अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। अब आपको ध्यान होगा कि पहले क्या होता था, 8th में जाकर के 8th बोर्ड एग्जाम होता था सिर्फ, या फिर 10th और 12th बोर्ड ही एग्जाम होता था। बट अब इन्होंने क्या किया है कि 3rd, 5th और 8th क्लास में एक स्पेशली ये एक अथॉरिटी बनाएंगे जिसके अंडर में एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे ताकि उनका प्रॉपर असेसमेंट हो सके। ठीक है, तो एक अलग अथॉरिटी होगी जो कि एग्जाम कंडक्ट कराएगी। ऐसा नहीं है कि स्कूल वाले खुद ही एग्जाम पेपर बनाएंगे और उसको कंडक्ट करा दें। तो ऐसा ध्यान में रख करके जो है 3rd, 5th और 8th क्लास के बच्चों पे ध्यान दिया गया है कि उनका प्रॉपर असेसमेंट हो सके। अब असेसमेंट तो आप समझ ही रहे होंगे कि करिकुलर एक्टिविटीज, एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग, सब चीजों को ध्यान में रख करके ही असेसमेंट होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है बोर्ड एग्जाम्स फॉर ग्रेड 10 and 12 विल बी कंडक्टेड बट रीडिजाइंड विद होलिस्टिक डेवलपमेंट एज द एम। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रोविजन है वो सिमिलर ही रहेगा, जो क्लास 10th और 12th में चलता था वही रहेगा। जो बोर्ड एग्जाम पहले कंडक्ट होते थे वैसे ही बोर्ड एग्जाम अभी भी कंडक्ट होंगे। तो अ न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट विल बी सेट अप एज अ स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। तो दोस्तों यहाँ पे परख नाम से जो है स्पेशली बॉडी बनाई जाएगी जो कि इनका प्रॉपर असेसमेंट करेगी। ठीक है, उसका नाम परख रखा जाएगा जो कि नेशनल असेसमेंट सेंटर होगा। अब यहाँ पे कुछ टीचिंग से रिलेटेड भी रिफॉर्म किए गए हैं जो कि स्कूल एजुकेशन में काफी हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ पे है रोबस्ट टीचर रिक्रूटमेंट एंड करियर पाथ। तो अभी इसमें क्या है, टीचर्स विल बी रिक्रूटेड थ्रू रोबस्ट ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। तो एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगा जिसके थ्रू टीचर्स की रिक्रूटमेंट होगी यहाँ पे। तो प्रमोशंस विल बी मेरिट बेस्ड होगा विद अ मैकेनिज्म फॉर मल्टी सोर्स पीरियोडिक परफॉर्मेंस अप्रेजल्स एंड अवेलेबल प्रोग्रेशंस पाथ टू बिकम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर और टीचर्स एजुकेशन। तो उनकी जो मेरिट होगी, एक्चुअली इसमें क्या है, जो बीएड होगा, बीएड का 4 साल का कोर्स उनके लिए कंपलसरी कर दिया जाएगा और उनकी मेरिट के बेसिस पे उनका प्रमोशन डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। अ कॉमन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स will be developed by the National Council for Teachers Education by 2022 in consultation with NCERT, SCERT, teachers and expert organization from across levels and regions। तो दोस्तों यहाँ पे एक खास बात यह है कि यहाँ पे एक कॉमन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स डेवलप किया जाएगा। अब ये डेवलप कौन करेगा, तो वो डेवलप किया जाएगा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन बाय 2022, मतलब 2022 तक ये नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर, मतलब एक टीचर्स के लिए एक तरीके की गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी जाएगी और इसके लिए एनसीईआरटी के साथ में कंसल्टेशन होगा। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट्स की एससीईआरटी के साथ में कंसल्टेशन होगा और टीचर्स और एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत और डिस्कशन किया जाएगा और उसके बाद में ही इन पॉइंट्स को फाइनलाइज किया जाएगा कि कौन कौन सी गाइडलाइंस रखी जाए नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स के लिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस एजुकेशन पॉलिसी में स्कूल्स का असेसमेंट करने के लिए भी एक सर्वे किया जाएगा, तो उसमें भी उनको रैंकिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो उसमें क्या होगा कि एक्रेडिटेशन होगा फॉर स्कूल एजुकेशन। तो उनको कुछ गाइडलाइंस के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा स्कूल टॉप पे और कौन सा स्कूल
रैंकिंग में पीछे है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड सेटिंग होगी एंड एक्रेडिटेशन होगा ऑफ स्कूल एजुकेशन का। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनविसेजेस क्लियर सेपरेट सिस्टम होगा फॉर पॉलिसी मेकिंग, रेगुलेशन, ऑपरेशंस एंड एकेडमिक मैटर्स। स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विल सेट अप इंडिपेंडेंट स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। तो दोस्तों हर एक स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में एक इंडिपेंडेंट स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी बनाई जाएगी और ये स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी कुछ गाइडलाइंस लेकर के आएगी जो कि ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड होगी। ट्रांसपेरेंट पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर ऑफ ऑल द बेसिक रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन एज लेड डाउन बाय द एसएसएस है। तो जो भी स्कूल से रिलेटेड करिकुलम और स्कूल से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस लॉन्च की जाएगी वो हर एक स्टेट में स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के द्वारा एक ट्रांसपेरेंट मैनर में ट्रांसपेरेंट पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी ताकि इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़े और जो गाइडलाइंस है वो पब्लिक की नजर में आए, ठीक है। इसके अलावा जो है SCERT विल डेवलप अ स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क थ्रू कंसल्टेशन विद ऑल स्टेक होल्डर्स। तो हर एक स्टेट के अंडर में एक SCERT वर्क करती है। तो वो SCERT का काम ये होगा कि वो स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क तैयार करेगी। मतलब हर एक स्टेट में कौन सा स्कूल कितनी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो एक तरीके की रैंकिंग डिसाइड करेगी और उन सभी स्कूल्स का असेसमेंट सर्वे करवाया जाएगा और उनको रैंकिंग दी जाएगी। उसी में मतलब अब स्कूल्स का भी टेस्ट होने लगेगा कि वो स्कूल कितने अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और वो डिफरेंट सेगमेंट में कितना अच्छा काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लिया तो जनरल एजुकेशन और करिकुलम एक्टिविटीज और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं स्कूल, इस सबको नोट डाउन किया जाएगा, ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया जाएगा, ये हर एक स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में जो SCERT है उनके द्वारा किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। हायर एजुकेशन जो है 12th क्लास के बाद में प्रोवाइड की जाती है। तो जो 12th क्लास के बाद में हायर एजुकेशन होगी उससे रिलेटेड क्या गाइडलाइंस लाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, तो अब उसको देखते हैं, उसको कवर करते हैं। तो ग्रोस एनरोलमेंट रेशो मतलब जो जाकर के अटेंडेंस देना होता है उसको बोलते हैं ग्रोस एनरोलमेंट रेशो इन हायर एजुकेशन में टू बी रेज्ड टू 50% बाई 2035। अब आपको इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, ऐसे पॉइंट्स ही प्रीलिम्स पेपर में पूछे जाने की चांसेस होती हैं। तो 50% तक लेकर के आना है इस ग्रोस एनरोलमेंट रेशो को हायर एजुकेशन में, ठीक है। जो भी स्टूडेंट यूजी और पीजी के लिए प्रिपेयर करते हैं, अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में एनरोलमेंट करवाते हैं, उनकी संख्या 50% तक पहुंचानी है। ये गवर्नमेंट का 2035 तक का टारगेट है, ठीक है। और नेक्स्ट ये लिखा हुआ है 3.5 करोड़ सीट्स टू बी एडेड इन हायर एजुकेशन, मतलब 3.5 करोड़ और सीटें ऐड की जाएगी हायर एजुकेशन के अंदर में। इसके अलावा क्या हो रहा है यहाँ पे, द पॉलिसी एनविसेजेस ब्रॉड बेस्ड मल्टीडिसिप्लिनरी होलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन विद फ्लेक्सिबल करिकुलम एंड क्रिएटिव कॉम्बिनेशन होगा ऑफ सब्जेक्ट्स, इंटीग्रेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स विद एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन। तो दोस्तों ये इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। इस बारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो यही कह रही है कि मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा, मतलब डिफरेंट सेक्टर्स की नॉलेज हो हर एक स्टूडेंट को। इस बारे में भी हायर एजुकेशन में ध्यान दिया जाएगा और वो होलिस्टिक टाइप की होनी चाहिए नॉलेज, ठीक है। इसका मतलब जो ग्रेजुएशन कर रहे होंगे ना उसमें करिकुलम एक्टिविटीज, वोकेशनल एजुकेशन, इन सब पे भी ध्यान दिया जाएगा ताकि फ्यूचर में उनको जॉब सिक्योर करने में कोई दिक्कत नहीं हो, जॉब की एक्सेस उनके लिए आसान हो, पहले से वो स्किल्ड स्टूडेंट निकले, इस पर फोकस किया जाएगा उनके ऊपर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कहा गया है कि यूजी एजुकेशन कैन बी ऑफ 3 और 4 years विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस एंड अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन होंगे विद इन दिस पीरियड। तो जो 3 से 4 साल का जो अंडर ग्रेजुएशन का प्रोग्राम होता है उसमें कई सारे एग्जिट ऑप्शंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे कि अगर मान लो किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में
स्टूडेंट सेटिस्फैक्ट्री नहीं फील कर रहा है और उससे उसे उस एजुकेशन को करने में कोई हैप्पीनेस फील नहीं हो रही है, तो वो जो है उसको एग्जिट कर सकता है उस स्ट्रीम से और किसी और स्ट्रीम में जाके एंट्री ले सके। इस तरीके का प्रोविजन और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा उसके 3 से 4 साल के पीरियड में ही, ताकि उसके साल और वेस्ट भी नहीं हो। इसके अलावा लोनिंग जो एजुकेशन लोन के प्रोसेस को इजी बनाने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स भी एस्टेब्लिश किया जाएगा। आप अच्छे से ध्यान रखना इसको, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स टू बी एस्टेब्लिश्ड टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स, मतलब आसानी से उसको एजुकेशन के एक्सेस के लिए एजुकेशन फी प्रोवाइड की जा सके, तो उसका भी प्रोविजन यहां पे किया जाएगा। इसके अलावा मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, इसका मतलब है कि बहुत सारी डिसिप्लिन में मतलब बहुत सारी स्ट्रीम्स में एजुकेशन ली जा सके, इसका भी प्रोविजन किया जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई सिविल इंजीनियर है तो सिविल इंजीनियरिंग के साथ में वो किसी और स्ट्रीम में भी, जैसे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई स्कीम में भी जो है एजुकेशन ले सके, इसके ऊपर काम किया जाएगा। या फिर फॉर एग्जांपल उसका पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है तो वो पॉलिटिकल साइंस टॉपिक को भी स्टडी कर सकेगा, उसके लिए भी इस तरीके का प्रोविजन किया जाएगा कि उसकी मल्टीपल स्ट्रीम्स में डिग्री हो सके। ठीक है, तो उसी को बोला गया है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। ठीक है, एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, ऐसी यूनिवर्सिटीज भी एस्टेब्लिश की जाएगी एट पर विद IITs IIMs टू बी सेटअप एज मॉडल ऑफ बेस्ट मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इन द कंट्री। तो जो IITs और IIM है उनके ऊपर फोकस किया जाएगा स्पेशली कि वो मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड में एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। इसके अलावा देखें तो दोस्तों यहाँ पे एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी की जाएगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी होने वाली है क्योंकि ये अमेरिका पे बेस्ड बॉडी बनाई जा रही है। अमेरिका में भी एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टाइप की बॉडी होती है जो कि एक एपेक्स बॉडी की तरह बनाई जाएगी और इसका काम क्या होगा, फॉर फोस्टरिंग अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर एंड बिल्डिंग रिसर्च कैपेसिटी अक्रॉस हायर एजुकेशन। मतलब जो हायर एजुकेशन है उसमें स्टूडेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी काम करें और उनकी एजुकेशन काफी प्रैक्टिकल बेस्ड हो, उस पे ध्यान दिया जाएगा। तो उसको प्रमोट करने का काम नेशनल रिसर्च फाउंडेशन करेगी, जिसकी स्थापना अब आगे फ्यूचर में देखने को मिलेगी कि की जाएगी। ठीक है, उसके थ्रू क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट की नॉलेज प्रैक्टिकल बेस्ड बने, रिसर्च बेस्ड बने, ताकि इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी आगे बढ़े, ताकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी नई नई रिसर्च हो, डेवलपमेंट हो, ऐसा कुछ यहाँ पे प्रोविजन किया जाएगा। ठीक है, तो ये बॉडी का नाम आप अच्छे से ध्यान रखना कि ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल्कुल डेवलप की जाएगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी होने वाली है। ठीक है, एपेक्स बॉडी होने वाली है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश करने की भी तैयारी की जा रही है। ठीक है, तो इस पॉलिसी के तहत इसके बारे में बताया गया है कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी सेटअप एज अ सिंगल ओवर आर्चिंग अम्ब्रेला बॉडी बनाई जाएगी। ठीक है, द फॉर्म फॉर एंटायर हायर एजुकेशन के लिए, मतलब पूरी हायर एजुकेशन जो होती है उसके लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की जाएगी। लेकिन इसमें दोस्तों मेडिकल सेक्टर को अलग रखा जाएगा और लीगल एजुकेशन को भी अलग रखा जाएगा। तो उनकी प्रिपरेशन, तो उनसे रिलेटेड जो भी डिसीजन मेकिंग होगी मेडिकल और लीगल एजुकेशन से रिलेटेड, उससे एसोसिएटेड अलग बॉडीज वर्क करेगी। बस ये बात को आप ध्यान रखें। अब जो यहाँ पे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके अंदर में 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स काम करेंगे, मतलब 4 अलग अलग छोटी छोटी सब बॉडीज होगी। ठीक है, उनका नाम ऐसा है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी कमीशन फॉर रेगुलेशंस। तो रेगुलेशंस करने के लिए, मतलब रेगुलेट करने के लिए एक नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा जनरल एजुकेशन काउंसिल फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग, मान लो कुछ एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स बनाने होंगे तो उससे रिलेटेड एक जनरल एजुकेशन काउंसिल की स्थापना की जाएगी। प्रॉपरली वो वर्क करेगी अपनी जगह पे और
जो कि स्टैंडर्ड्स बनाने का काम करेगी, ठीक है। इसके अलावा हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल फॉर फंडिंग, अगर इस कॉलेजेस में डिफरेंट कॉलेजेस में कितना फंड प्रोवाइड किया जाए उसके लिए एक हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा नेशनल अक्रेडिटेशन काउंसिल फॉर अक्रेडिटेशन, ठीक है। अक्रेडिटेशन का मतलब होता है उनकी रैंकिंग करना, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना, ताकि उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़े कि भाई कॉलेज कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कैसी प्रोग्रेस हो रही है उनकी। तो उनके लिए अलग अलग गाइडलाइंस बनाई जाएगी जिसके बेसिस पे उनका सर्वे हो पाएगा कि कौन सा कॉलेज हाईएस्ट रैंकिंग पे है और कौन सा लोएस्ट रैंकिंग पे है। इस तरह से डिसीजन होगा आगे। तो ये 4 बॉडीज हैं जो कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में काम करेगी और इस तरीके से डिफरेंट फील्ड्स को कवर करेगी, ठीक है। पब्लिक एंड प्राइवेट हायर एजुकेशन institutions will be governed by the same set of norms for regulation, accreditation and academic standard। तो जितने भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के कॉलेज हैं वो सभी इसके अंडर में आएंगे, ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में। लेकिन दोस्तों ये बात जो है एक्सेप्शंस हमें अच्छे से ध्यान रखने चाहिए कि इसमें मेडिकल और लीगल सेक्टर को कवर नहीं किया गया है, तो उनके लिए कोई अलग बॉडी होगी और अलग वो इंडिपेंडेंटली वर्क करेगी। उनके लिए अलग गाइडलाइंस बनाने के लिए प्रोविजन तैयार किए जाएंगे, वो अलग बॉडी के द्वारा होंगे, ठीक है। तो वो आप ध्यान रखना, वो इसके अंडर में नहीं आएंगे, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अफिलिएशन ऑफ कॉलेजेस इज टू बी फेज्ड आउट इन 15 years एंड अ स्टेज वाइज mechanism is to be established फॉर ग्रांटिंग ग्रेडेड ऑटोनॉमी टू कॉलेजेस। अब आपको पता होगा कि अभी कॉलेजेस जो है यूजीसी के अंडर में आते हैं, इस तरीके से होता है ना, आपको पता होगा, या फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में कॉलेजेस वर्क करते हैं। तो उनको जो है ऑटोनॉमस बनाने के लिए हर एक कॉलेज का अपना कल्चर डेवलप हो, अपनी एक इंडिपेंडेंट सोच डेवलप हो, एक हर कॉलेज अपनी अपनी जगह पे अच्छे से काम करे या बेस्ट कॉलेज बने और ऑटोनॉमस बने, उसके लिए क्या है इन्होंने एक फेज्ड मैनर में क्या करेंगे ये, इसलिए उनके लिए एक स्टेज वाइज मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। मतलब एक स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, इस तरह से कुछ स्टेजेस रखी जाएंगी जिसके बेसिस पे ये होगा कि जो जो कॉलेज उसको कवर करता जाएगा उस कॉलेज को ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो ये इसके अंडर में होगा। इसके अलावा क्या बोला गया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट इज एनविसेज्ड दैट एवरी कॉलेज वुड डेवलप इनटू ईदर एन ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज और अ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ अ यूनिवर्सिटी। तो जैसे अमेरिका में होता है ना, एक इंडिपेंडेंट कॉलेज बन जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल येल यूनिवर्सिटी होगी, ये मैसेच्यूसेट यूनिवर्सिटी होगी अमेरिका की, तो वो इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, ठीक है, प्रॉपर्ली। तो ऐसा ही कुछ इंडिया में भी किया जा रहा है और उनको ऑटोनॉमस बनाने की कोशिश की जाएगी, या तो इंडिपेंडेंट कॉलेज हो या फिर यूनिवर्सिटीज हो जो कि इंडिपेंडेंटली काम करे, ऑटोनॉमी के साथ काम करे, ताकि वो अपने डिसीजन खुद ले सके। इस तरीके का प्रोविजन किया जाएगा और वो अपने खुद के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को लॉन्च कर सके, ठीक है। तो इस तरीके का काम इस नेक्स्ट 15 साल में किया जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं दोस्तों जो भी किए जाएंगे, तो इनको भी ध्यान रखना आप अच्छे से। जैसे कि एन ऑटोनोमस बॉडी, द नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम will be created to provide a platform for the free exchange of ideas on the use of technology to enhance learning, assessment, planning and administration। एक ऐसी बॉडी बनाई जाएगी दोस्तों, एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, और यहाँ पे आकर के डिफरेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज को एक्सचेंज करेंगे और वो बताएंगे कि उन्होंने क्या सीखा, उनकी क्या लर्निंग्स है, वो अपने आइडियाज को शेयर करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, ताकि टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमारी लर्निंग बढ़े, हमारे असेसमेंट, प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन सब में बेहतरी हो, इसके ऊपर काम किया जाएगा। इस तरीके का प्रोविजन रखा गया है। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फेसाइजेस सेटिंग अप ऑफ जेंडर इंक्लूजन फंड। एक जेंडर इंक्लूजन फंड भी बनाया जाएगा और स्पेशल एजुकेशन जोन्स होंगे फॉर डिसएडवांटेज्ड रीजन्स एंड ग्रुप्स। अब कई सारे इंडिया में एरियाज हैं जहां पे एजुकेशन का उतना स्कोप नहीं है, तो उसलिए क्या करते हैं वो स्पेशल एजुकेशन जोन्स बना दिए जाएंगे,
जैसे फॉर एग्जांपल मान लो राजस्थान है, तो राजस्थान में कोटा सिटी है, ठीक है, तो कोटा को एक जोन बना दिया, तो जितना भी हाड़ौती का रीजन है ना वो सब आकर के कोटा में एजुकेशन ले लेगा। इस तरह से जयपुर है, तो जयपुर के रीजन में उसके आसपास के रीजन के लोग आकर के एजुकेशन ले सकेंगे। यहाँ पे कुछ स्पेशल एजुकेशन जोन बना दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जेंडर इंक्लूजन फंड भी होगा, इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया जाएगा, ताकि जो गर्ल्स एजुकेशन है उसको भी आगे फर्दर एक्सपांड किया जा सके, उनकी हेल्प की जा सके उसके लिए, ठीक है। तो न्यू पॉलिसी प्रमोट्स मल्टीलिंगुअलिज्म, इसमें ये बड़ी खास बात रही है कि मल्टीलिंगुअलिज्म को भी प्रमोट किया गया है इन बोथ स्कूल्स में एज वेल एज हायर एजुकेशन में। तो नई एजुकेशन पॉलिसी में मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट किया गया है, और ना केवल स्कूल्स में बट हायर एजुकेशन में, ताकि क्या होगा कि अब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली बनाया जाएगा। आपको पता होगा हमारे एंशिएंट इंडिया में पाली लैंग्वेज और पर्शियन लैंग्वेज और इसके अलावा प्राकृत लैंग्वेज का काफी ज्यादा विस्तार था, लेकिन वो धीरे धीरे टाइम के साथ में जब ब्रिटिश आए तो वो फिर भूल गए हम सब पाली लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज, तो इन सब को लेकर के भी एक इंस्टीट्यूट तैयार किया जाएगा अलग अलग। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन को भी सेटअप किया जाएगा, ऐसी बॉडीज भी तैयार की जाएगी, ठीक है। तो ये सब क्यों कर रहे हैं, ये लैंग्वेजेस बनाना, इनके ट्रांसलेशन की तैयारी दोस्तों, ताकि हम हमारे कल्चर को, हमारे एंशिएंट जो भारत था उसमें जो जो लैंग्वेजेस चलती थी उनको भूले नहीं, उसको लगातार हमारे कल्चर का पार्ट बनाए रखें, इसलिए ये सब किया जा रहा है, ठीक है। द सेंटर एंड द स्टेट्स will work together to increase the public investment in education sector to reach 6% of GDP at the earliest, ठीक है। तो दोस्तों अब जीडीपी का 6% जो है एजुकेशन में खर्च हो, इसके लिए ध्यान दिया जाएगा, इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। और वो कैसे होगा, वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के कोऑर्डिनेशन से जो है 6% खर्चा होगा। ऐसा नहीं है कि सेंटर गवर्नमेंट अकेली ही 6% भुगतेगी, दोनों सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के 6% के करीब खर्चा हो पूरे इंडिया में टोटल जीडीपी का, इसके ऊपर काम किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी मेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको आंसर देने की कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में हो तो लिखें उस आंसर को। तो व्हाट इज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो आप इसमें बताएं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। इसके अलावा हाईलाइट करें द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके अलावा हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेजर्स एंड इट्स इंपैक्ट ऑन 21st सेंचुरी इंडिया में। तो आप 250 वर्ड्स के अंदर में इस क्वेश्चन का आंसर दें और उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें दी जाएगी, तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू। और इसके अलावा दोस्तों मैं बता देता हूं हमारा आरएस एग्जाम से रिलेटेड भी एक टेलीग्राम चैनल है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आरएस एग्जाम से रिलेटेड पीडीएफ्स प्रोवाइड की जाती हैं। और दोस्तों अगर कोई भी क्वेरी है आपको तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको रिजॉल्व करने की अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को आपने अंत तक देखा उसके लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।